जय जोहार, जय हिंद। मैं पुष्पेंद्र ज्ञानपुरी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम कर रहे हैं सीजीपीएससी 75 डे चैलेंज और आज हम करेंगे अक्टूबर का करंट अफेयर। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, जन योजना अभियान जो स्टार्ट किए थे अक्टूबर में, वो किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, जनजाति मामले के मंत्रालय या मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट। तो आपको बताना है कि जन योजना अभियान कौन से मंत्रालय द्वारा शुरू किया। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये पंचायती राज मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज्य। तो आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न करते हैं, भारत में लोक अदालत का जो आयोजन करता है कौन सा संस्था करता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस या स्टेट हाई कोर्ट। तो बताना है कि जो लोक अदालत होती है उसकी आयोजना कौन करती है। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। अगला प्रश्न हम देखते हैं, सूचना के अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन जो अधिनियम है 2005 में आया था, उसके तहत एक जो सार्वजनिक प्राधिकरण को आरटीआई आवेदन के जवाब कितने दिन के भीतर मिल जाना चाहिए? 15 दिन के अंदर या 30 दिन के अंदर, 45 दिन के अंदर या 60 दिन के अंदर? जो आप आरटीआई लगाते हैं तो कितने दिन के अंदर जो सरकारी अफसर है आपको सूचना देता है? तो उसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका 30 डेज, 30 दिन के अंदर देना पड़ता है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर जो 15 से 24 तक 2024 में जो वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली, विश्व दूरसंचार मानकीकरण महासभा का आयोजन भारत के किस शहर में हुआ है? मुंबई में, बेंगलोर में, नई दिल्ली में या हैदराबाद में? तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली में। तो वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली जो भारत में हुआ है और वो भी नई दिल्ली शहर में हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत और ताजिकिस्तान को कौन सा क्षेत्र अलग करता है? अगर आप देखेंगे तो क्या है कि भारत है और आपका ताजिकिस्तान कहां पे होगा? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के बाद आपको मिल जाएगा यहाँ पे ताजिकिस्तान। तो आपको बताना है कि कौन सा क्षेत्र है, ये वाला कौन सा क्षेत्र है वो आपको अलग करता है। पहला काराकोरम रेंज, दूसरा वखान कॉरिडोर, तीसरा पामीर की पर्वत, चौथा हिंदू कुश। तो आपको बताना है वो कौन सा क्षेत्र है। तो ये वाला जो क्षेत्र है जो यहाँ पे अफगानिस्तान है, भारत और अफगानिस्तान का है, और उसके बाद हमको यहाँ पे ताजिकिस्तान रहता है, तो इस क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र बोलते हैं? वखान कॉरिडोर बोलते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न ये भी न्यूज में था, ये है सक्षम वैली, सक्षम घाटी, जो भौगोलिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है और 1963 में किस देश द्वारा चीन को सौंपा गया है? तो आपको बताना कौन सा देश है, पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान या नेपाल? तो आपको बताना है जो सक्षम घाटी है, अगर आप देखेंगे, अगर भारत का मैप आपको देखेंगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे आपका एलओसी है, ठीक है, और ये पाकिस्तान जो ऑक्यूपाइड किया है हमारा जो कश्मीर है वहां पे, और यहाँ पे जो जगह है, ठीक है ना, ये भी ऑक्यूपाइड है पाकिस्तान। लेकिन ये वाला जो जगह है इसको पाकिस्तान ने किसको दे दिया था? चाइना को दे दिया था 1963 में। तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे पाकिस्तान ने चीन को सौंप दिया है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, जम्मू कश्मीर के कुछ पॉइंट बहुत ज्यादा न्यूज में थे और रहते हैं, तो आपको बताना है कि इसको क्रम में जमाना है, निम्नलिखित में से उत्तर से दक्षिण की क्रम में बताना है, ठीक। और ये कहाँ पे है? ये जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के क्षेत्र है। तो आपको बताना है कि उत्तर से दक्षिण में कौन कौन से हैं। सबसे पहले सियाचिन है, उसके बाद दौलत बेग ओल्डी, देपसांग देपसांग प्लेन, ये भी न्यूज में है। गलवान वैली तो आपको सबको पता है, वो भी न्यूज में है 2019 के बाद से। देमचौक एरिया भी आपका न्यूज में रहता है। उसके बाद पैंगोंग लेक, ये भी न्यूज में रहता है। तो आपको बताना है उत्तर से दक्षिण की तरफ। तो अगर हम लोग देखें, अगर मैप बनाते हैं
तो हम लोग को यहां से आपको क्या मिल जाएगा, ठीक, जम्मू, और ये वाला जो रीजन हो जाएगा आपका लद्दाख मिलेगा, लद्दाख के रीजन हो जाएंगे, ठीक है। तो जो सबसे ऊपर में आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, सियाचिन ग्लेशियर मिल जाएगा, सबसे नॉर्थ में आपको सियाचिन ग्लेशियर मिल जाएगा, ठीक है। उसके नीचे में आपका दौलत बेग ओल्डी मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे दौलत बेग ओल्डी मिल जाएगा। उसके नीचे में आपको देपसोंग प्लेन मिल जाएंगे, ठीक है ना, देपसोंग प्लेन उसके नीचे मिल जाएगा। उसके बाद आपको मिल जाएगा गलवान वैली मिलेगा, ठीक है ना, गलवान वैली मिलेगा। और गलवान वैली के नीचे में आपको, और नीचे में जाओगे तो आपको मिलेगा पेंगोंग लेक मिलेगा, जो कि अक्साई चीन में जो भारत और चाइना के बीच जो बॉर्डर बन रहा है वहां पे है। और लास्ट में आपको क्या मिलेगा, देमचोक जो एरिया है वो लास्ट में मिलेगा। तो आपका क्या हो जाएगा, नॉर्थ से अगर साउथ देखेंगे तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, पहले 6 आएगा, उसके बाद 5 आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ये न्यूज में हमेशा रहता है, और इस एरिया को तो ये आपके जो मैप के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है कि जो भारत और चीन है, ये जीके टाइप का क्वेश्चन है, के बीच जो वास्तविक रेखा है जिसको एलएसी बोलते हैं, ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वो कितना किलोमीटर के आसपास है लगभग लगभग। अभी तक तो पूरी तरह से हम लोग डिमार्केशन अच्छे से नहीं किया गया है, बात चल रही है। तो अभी फिलहाल के लिए कितने हैं लगभग लगभग लंबाई, 2200 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर, 4056 किलोमीटर, 5200 किलोमीटर। तो सबसे जो वन ऑफ द लॉन्गेस्ट लाइन बोल सकते हो, क्योंकि भारत और बांग्लादेश का सबसे लंबी है, ठीक है। और जो भारत और चीन का जो वास्तविक रेखा का जो लंबाई है वो है 3488। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं कि जो 21वां एशियन कंट्री, जो साउथ ईस्ट एशिया के जो 10 कंट्री है, और भारत का जो समिट हुआ था 2024 में, वो कहां पे आयोजित किया गया था, जकार्ता में इंडोनेशिया, नई दिल्ली भारत में, तीसरा बैंकॉक थाईलैंड में, चौथा वियनतियाने लाओस में। तो आपको बताना है कि जो एशियन इंडिया का जो समिट है कहां पे हुआ था। तो सही उत्तर जो क्या हो जाएगा आपका, लाओस में हुआ था। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, जो 2024 है, मिस्टेक हो गया है, जो 16वां जो ब्रिक्स सम्मेलन जो हुआ है, ठीक, ये बताना है कहां पे हुआ है। पहला ऑप्शन है जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका में, कजान रशिया में, बीजिंग चाइना में, नई दिल्ली भारत में। तो बताना है जो ब्रिक्स कंट्री है, ठीक है ना, पहले ब्रिक्स 5 कंट्री होता था, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। वो बताना है कि वो ब्रिक्स का जो सम्मेलन है इसी साल 2024 में कहां पे हुआ है, जहां पे मोदी जी भी गए थे, ठीक है। उसका जो सही जगह क्या है, वो है कजान में हुआ है, और कजान कहां पे है, रशिया में। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि 2024, ठीक है, 2024 तक ब्रिक्स में कुल कितने सदस्य देश हैं। तो 1 जनवरी 2024 को हमने ब्रिक्स को एक्सपांड किया गया, पहले 5 कंट्री थे, उसको एक्सपांड किया गया और 6 कंट्री को बुलाए, ठीक। तो लेकिन अभी पता नहीं कि 2024 तक कितने कंट्री हैं। 5 कंट्री पहले थे, ये गलत हो जाएगा। 7 कंट्री नहीं, 11 कंट्री नहीं, 10 कंट्री। अभी फिलहाल 10 कंट्री है, क्योंकि एक कंट्री जो बुलाए थे 6 कंट्री में से, अर्जेंटीना अपने आप को पुल आउट कर दिया। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, और मेरे को लगता है कि इस बार के पीएससी में इससे क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक। और आपको बताना है कि ब्रिक्स का जो नया मेंबर कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है इंडोनेशिया नहीं है। तो कौन कौन सा नया मेंबर जोड़ा गया, एक ईरान को जोड़ा गया, दूसरा इजिप्ट को जोड़ा गया, तीसरा सऊदी अरेबिया को जोड़ा गया, और किसको जोड़ा गया, आपका जो यूएई को जोड़ा गया, यूएई को जोड़ा गया है। और जो अर्जेंटीना को पहले जोड़ा गया था, लेकिन अर्जेंटीना में जो इलेक्शन हुआ बदल गए और उन्होंने विड्रॉल कर दिया अपने आप को, ठीक है। और कौन सा देश, एक कंट्री है इथोपिया, इसने भी ज्वाइन किया है, ठीक।
तो आपको पता रहना चाहिए कि ब्रिक्स के जो नए मेंबर कौन कौन से हैं। अब ब्रिक्स के ही बारे में और एक क्वेश्चन ले लेते हैं और बताना है कि निम्नलिखित में से ब्रिक्स प्लस के बारे में कौन सा कथन गलत है बताना है अपने को। ठीक है, तो पहला, ब्रिक्स विश्व का 45% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, बिल्कुल सही है। ब्रिक्स जो है वैश्विक जो ग्लोबल जीडीपी का 37.5% हिस्सेदारी है, बिल्कुल सही है। ब्रिक्स प्लस में 5 नए कंट्रीज को जोड़ा गया, जिसमें सऊदी अरेबिया, यूएई, ईरान, इजिप्ट और यूथोपिया है, जो अभी बताया, ये भी सही है। यहाँ पे ऑप्शन डी एक था, वो गलत हो जाएगा। और हाँ, जो गलत क्या है कि जो इसका जो एक्सपेंशन हुआ है 2010 में, नहीं ये गलत होगा। अभी ब्रिक्स प्लस जो बनाए हैं अभी 2024 में बने हैं। ठीक है, 2009 में ब्रिक्स में 4 मेंबर थे, ब्राजील, चाइना, इंडिया और रशिया थे। उसके बाद 2010 में किसको ऐड किया गया? साउथ अफ्रीका को ऐड किया गया, और अभी उसके बाद अभी 2024 में उसका एक्सपांशन किया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, ये गलत है। अगला प्रश्न है कि जो न्यूज में था और एक एक्सरसाइज हुआ था, तो डस्ट लाइक जो मिलिट्री एक्सरसाइज है भारत और कौन सा देश करता है? भारत और कजाकिस्तान, भारत और उज्बेकिस्तान, भारत और तुर्कमेनिस्तान, भारत और तजिकिस्तान। तो आपको बताना है कि जो डस्ट लाइक जो मिलिट्री एक्सरसाइज किसके साथ करते हैं? भारत और उज्बेकिस्तान करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? भारत और उज्बेकिस्तान। अगला प्रश्न है, ये भारत और यूएई के संबंध में आपको कौन सा कथन सही है बताना है। भारत यूएई का 5वां सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। 5वां बड़ा नहीं, 5वां से कम है, ये गलत हो जाएगा। दूसरा, भारत यूएई 7वें लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई है, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में जो 7वें लार्जेस्ट है, ये बिल्कुल सही है। ठीक, और भारत और यूएई के बीच कोई बायलैटरल इन्वेस्टमेंट, ये गलत हो जाएगा, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, यूएई इज 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया। 4th लार्जेस्ट नहीं, 3rd लार्जेस्ट है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सही क्या हो जाएगा? 7th लार्जेस्ट है जो एफडीआई प्रोवाइड करता है भारत को। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, वो है जो यूनाइटेड किंगडम ने, ठीक है ना, रिसेंटली, ठीक है ना, जो उनका जो एक चैगोस आइलैंड था, उसको सौंपा है, कौन से देश को सौंपा है? जो अभी जानते हैं कि ग्रेट ब्रिटेन था और बहुत सारे देश में अपना कॉलोनी बनाया था, तो अभी भी बहुत सारे कॉलोनी में से एक है चैगोस आइलैंड। तो ये जो चैगोस आइलैंड था, वो कौन से देश को अभी रिटर्न किया है? सेचेल्स, मॉरिशस, मालदीव या मेडागास्कर? तो आपको बताना है कौन से देश को उसने वापस कर दिया है इस आइलैंड को। तो ये जो आइलैंड कौन सा है? ये है आपका मॉरिशस। कौन सा है? मॉरिशस। तो आंसर हो जाएगा बी, मॉरिशस। अगला प्रश्न इसी से रिलेटेड है, जो डियागो ग्रेसिया एक जो स्ट्रेटेजिक मिलिट्री बेस है, अभी पता है मॉरिशस में जो आइलैंड था उसमें एक मिलिट्री बेसिस है जिसको बोलते हैं डियागो ग्रेसिया। ये किसका है और ये कहाँ पे है? तो ये मॉरिशस में है, मतलब वो कहाँ पे हो जाएगा? क्या साउथ पैसिफिक में है क्या मॉरिशस? नहीं, गलत हो जाएगा। अटलांटिक में है क्या? नहीं, गलत हो जाएगा। आर्टिक में नहीं है। ये कहाँ पे? इंडियन ओशियन में है। और डियागो ग्रेसिया जो मिलिट्री बेस किसका है? यूएसए का है, और यूएसए का है। और इस आइलैंड को कौन उपनिवेश कर रहा था? यूके कर रहा था, यूनाइटेड किंगडम कर रहा था, और अभी अभी उसने वापिस दे दिया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये इंडियन ओशियन। अगला प्रश्न है कि जो एनाकोंडा स्ट्रेटेजी न्यूज में था, ठीक है ना, ये क्या चीज है? तो एनाकोंडा स्ट्रेटेजी क्या है? इसमें से उसकी कौन सी विशेषता नहीं है, गलत है, बताना है। ये है टेरिटोरियल इंसर्कलमेंट, मतलब क्या है? कोई देश है उसको पूरे सभी साइड से घेरना, जैसे चाइना हमको करता है, जो पर्ल अलग अलग जो
जो पोर्ट है उसको कब्जा कर रहा है बांग्लादेश में, श्रीलंका में, पाकिस्तान में, ठीक है ना। ये बिल्कुल ये सही है। दूसरा, सलामी स्लाइसिंग टेक्निक्स, इसके हिसाब से क्या होता है, देश को छोटे छोटे भाग में तोड़ने की बात होती है, ठीक है, ये भी होती है एनाकोंडा स्ट्रेटेजी। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करते हैं, बिल्कुल ये चाइना करता है, ठीक है। यहाँ पे गलत क्या हो जाएगा, डायरेक्टली मिलिट्री कन्फ्रंटेशन, ये गलत हो जाएगा। उसमें इनडायरेक्टली और एक तरह से प्रॉक्सी वॉर होता है। आंसर क्या हो जाएगा, सी, जो कि गलत है। अगला प्रश्न है कि जो फिलाडेल्फी फिलाडेल्फी एक कॉरिडोर जो न्यूज में था, वो कौन से दो देश के बीच का बफर रीजन है, ठीक है, ये बताना है आपको। फिलाडेल्फिया कॉरिडोर जो न्यूज में रहता है, क्या रशिया और यूक्रेन के बीच का, नहीं, ये गलत हो जाएगा। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच का, नहीं, गलत हो जाएगा। इंडिया पाकिस्तान का, नहीं, गलत हो जाएगा। ये क्या है, इजराइल और गाजा स्ट्रिप के बीच का। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि जो कौन सा कंट्री इलेक्टेड हुआ है स्टीयरिंग कमेटी का, ठीक है, ग्लोब का, ग्लोबल ऑपरेशनल नेटवर्क ऑफ एंटी करप्शनल लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटी, जो होता है ग्लोब है, ठीक है, इसका एक स्टीयरिंग कमेटी का हेड बना गया है। तो वो कौन सा देश है, क्या वो अमेरिका है, इंडिया है, जर्मनी है, या ऑस्ट्रेलिया है। तो ये जो ग्लोबल ऑपरेशनल नेटवर्क ऑफ एंटी करप्शन लॉ इन्फोर्समेंट जो अथॉरिटी है, उसके जो चेयर बने हैं, कौन बने हैं, अपना भारत बना है। तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, अभेद, ठीक है, अभेद एडवांस बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी डिफीट, जो एक ब्लू बुलेट प्रूफ जैकेट है, इसको कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है, डेवलप किया है। डीआरडीओ और आईआईटी दिल्ली, इसरो और बार हॉल जो हॉल और आईआईसी बेंगलोर, या बीडीएल भारत डायनामिक लिमिटेड और एनआईटी तिरची। तो कौन सा एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन और यूनिवर्सिटी के मिल के जो बुलेट प्रूफ बनाया है जिसका नाम अभेद है, बताइए। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये डीआरडीओ और आईआईटी दिल्ली ने मिलकर अभेद को बनाया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको बताना है कि इसमें जो रक्षा प्रणाली है, ठीक है ना, डिफेंस सिस्टम है, कौन सा देश से सही पेयर में है। पहला आयरन ड्रोम जो रशिया के साथ है, ये गलत है। आयरन ड्रोम आपका इजराइल के साथ हो जाएगा, और रशिया का क्या हो जाएगा, S-400। आकाश जो है वो हमारे भारत का है, चाइना का नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, थर्ड जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो आपका कहाँ का है, ये है आपका यूएसए, अमेरिका का है। अगला प्रश्न देखेंगे, जो वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम 2024, ये कौन से देश में आयोजित किया गया। यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात, जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट, या इंडिया। तो वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम 2024 कहां पे हुआ है, ये हुआ है आपका यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। आंसर हो जाएगा ए, सही। अगला प्रश्न है, एक लिपुलेक पास बहुत ज्यादा चर्चे में है, ठीक है ना। तो ये बताना है कि जो लिपुलेक पास है जो किन 3 देशों के ट्राई जंक्शन पे है। तो आपको बताना है कौन से, भारत भूटान चाइना, भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान, भारत म्यांमार चाइना, भारत नेपाल और चाइना। तो बताना है कहाँ पे लिपुलेक। तो अगर आप इंडिया का मैप को देखें तो जो लिपुलेक आपको मिलेगा यहाँ पे होगा काला पानी लिपुलेक, ठीक। तो आपका ये कहाँ कहाँ पे है, भारत, नेपाल और चीन। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, लिपुलेक आपका भारत, नेपाल और चाइना के बॉर्डर पे है। अगला प्रश्न है कि जो भारतीय सेना सोलर हाइड्रोजन आधारित जो माइक्रो ग्रिड की स्थापना कर रही है, कहां पे कर रही है, राजस्थान में, अरुणाचल प्रदेश में, सियाचिन ग्लेशियर में, लेह लद्दाख में। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, लेह लद्दाख में भारतीय जो सेना है सोलर हाइड्रोजन आधारित माइक्रो ग्रिड बना रही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला अब देखते हैं, अभी हम लोग ने
पॉलिटी के क्वेश्चन देखा, करंट अफेयर के क्वेश्चन देखा, डिफेंस का क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इकोनॉमी के क्वेश्चन देखेंगे और जो जो बचे हुए क्वेश्चन है वो देखेंगे। तो पहला कि जो 2023 में जो नोबेल प्राइज मिला है अर्थशास्त्र के लिए कि कैसे इंस्टीट्यूशन वर्क करना चाहिए, कोई देश क्यों फेल होता है, तो वो जो नोबेल प्राइज अर्थव्यवस्था के लिए किसको मिला? ठीक है, एथर डुल्फो या अभिजीत बनर्जी और माइकल केरेम्स, नहीं ये तो बहुत पहले मिला था। ठीक है, क्लॉडिया क्लॉडिन ये पिछले बार मिला था, तो ये भी गलत है। डैरोन एकेमोंगलू, साइमन जॉनसन, जेम्स रॉबिन्सन, ये इनको मिला है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि जो नोबेल प्राइज जिस बुक के लिए मिला है, वाई नेशन फेल, ठीक है ना, क्यों नेशन फेल होता है, तो ये बुक जो ये जो बुक के जो ऑथर हैं वो कौन कौन है? अभिजीत बनर्जी और स्टेफर्ड डुफ्लो, नहीं ये गलत है। साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन, ये भी गलत है। ये क्या है? डेरेन एसे मोंगलू और जेम्स रॉबिन्सन, ये जो राइटर के नाम है, ठीक है ना, इनको नोबेल प्राइज मिला है आपके इकोनॉमिक्स के लिए। अब इस जो सितंबर अक्टूबर महीने में बहुत सारे नोबेल प्राइज मिले थे, तो उसको एक पूरा कंप्लीट फॉर्मेट में वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बी रेडी बिजनेस रेडी इंडेक्स, उसका पहला जो संस्करण है अभी जारी किया गया था। तो ये जो बी रेडी इंडेक्स है वो कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने इसको लॉन्च किया है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, नहीं गलत है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये भी गलत है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये भी गलत है। ये कौन सा है? ये है वर्ल्ड बैंक। पहले ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी वर्ल्ड बैंक लेके आता था, लेकिन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बंद कर दिया। अभी एक नया इंडेक्स जो लेके आया है बी रेडी बिजनेस रेडी इंडेक्स, और कौन लेके आया है? वर्ल्ड बैंक लेके आया है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, वर्ल्ड बैंक के जो नया लेटेस्ट डाटा है उसके हिसाब से जो एक्सट्रीम पॉवर्टी कितने रुपए को और डॉलर को बताया गया है। तो जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन अगर हम लोग बोला जाए, तो कितने को बताया गया है? जो 1.9 पर डे से कम कमाता हो, या फिर 2.15 पर डे से कम अर्न कर रहा हो, या 2.5 पर डे से कम में जीवन जी रहा है, या $3 पर डे। तो इसका जो आंसर सही हो जाए क्या हो जाएगा? $2.15। $2.15 जिसके पास है उससे कम अगर वो अर्न कर रहा है लिवलीहुड, तो हम लोग बोलेंगे वो एक्सट्रीम पॉवर्टी में है। अगर उसको हम लोग 2.15 है तो अभी अराउंड 85 के आसपास चल रहा है, तो उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपका लगभग 170 to 180 रुपीस के आसपास आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं पॉवर्टी के बारे में ही, जो इंडेक्स आया था इसमें भारत में गरीबी के बारे में कौन सा कथन गलत है? गलत कथन हम लोग को देखना है। नीति आयोग के अनुसार जो गरीबी का गणना का अनुपात जो 29.17% था 2013 से 2014 में, अब वो घट के 11.28 हो गया है। बिल्कुल सही है। दूसरा, गणना करने के लिए जो तेंदुलकर समिति में ग्रामीण क्षेत्र के लिए 27 रुपए पर दिन और शहरी क्षेत्र के लिए 33 रुपए प्रतिदिन गरीबी रेखा के लिए सिफारिश की थी। गरीबी रेखा के नीचे वाले के लिए ये सिफारिश की थी। बिल्कुल सही है। रंगाराजन कमेटी एक है, उसने भी गरीबी रेखा को बताने के लिए 32 रुपए प्रतिदिन और शहरी क्षेत्र के लिए 47 रुपए प्रतिदिन बताए थे। ये भी सही है। जो नीति आयोग का जो गरीबी को मापने का एस्टिमेट वो वर्ल्ड बैंक के मेथोडोलॉजी पे नहीं, थोड़ा सा अपना खुद का इनोवेट किए हैं ये आंसर क्या हो जाएगा? डी गलत है। अगला प्रश्न है कि
भारत का रैंक बताना है आपको ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन निकालता है, तो बताना है उसमें भारत का रैंक कितना है। जो ग्लोबल जो नवाचार का जो सूचकांक है उसमें भारत का रैंक क्या है, तो भारत का रैंक क्या है 39 है, 39 है, तो आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, आप सुने होंगे एमएसएमई के लिए एक स्कीम होता है जिसको एस्पायर बोलते हैं, तो एस्पायर स्कीम का फुल फॉर्म क्या है, तो उसका जो फुल फॉर्म है स्कीम फॉर प्रमोटिंग इनोवेशन एंड रूरल एंटरप्राइज। तो एसएमई के लिए जो स्कीम लेके आए हैं स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइज के लिए, छोटे और लघु उद्योग के लिए एस्पायर स्कीम लेके आए हैं, और उसका जो फुल फॉर्म क्या है स्कीम फॉर प्रमोटिंग इनोवेशन एंड रूरल एंटरप्रेन्योरशिप। तो आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि जो भारत के कौन से मिनिस्ट्री ने वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण, ठीक है, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री जारी किया है। कॉर्पोरेट मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो जो एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री है उसको मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, सांख्यिकीय और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने लेके आया है, तो आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। जीएसटी, जीएसटी भी न्यूज में है, ठीक है, और जीएसटी के तहत उसके अराउंड जो इनपुट क्रेडिट है देते हैं, जीएसटी में जो इनपुट क्रेडिट देते हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, रिड्यूस द टैक्स लायबिलिटी ऑफ फाइनल कंज्यूमर, या कैस्केडिंग इफेक्ट को कम करना, तीसरा क्या है कि टोटल ओवरऑल टैक्स रेवेन्यू को गवर्नमेंट का इंक्रीज करना, या एक्सपोर्ट को प्रमोट करना। तो इसका जो सही उत्तर है जो कैस्केडिंग इफेक्ट है उसको हम लोग को कम करना है, अवॉइड करना है, उसके लिए हम लोग टैक्स जो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेके आते हैं। अगला प्रश्न है 27 सितंबर 2024 तक विदेशी मुद्रा भंडार के संदर्भ में भारत की वैश्विक रैंक कितना है और उसका अनुमानित मूल्य कितना है, तो बताना है आपको। तो भारत का जो रैंक है जो फॉरेन रिजर्व, ठीक है ना, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो कि अलग अलग आपका गोल्ड के रूप में हम लोग रखते हैं, डॉलर के रूप में रखते हैं, ठीक है ना, अलग अलग करेंसी के रूप में रखते हैं, तो जनरली हम लोग डॉलर में रखते हैं, तो उसका जो मूल्य कितना है और कौन से नंबर पे है, तो सितंबर 2024 के आसपास हमारा जो था हम लोग 4th नंबर पे है, और हम लोग का फॉरेन रिजर्व 704 बिलियन डॉलर था, ठीक है ना। अभी धीरे धीरे क्या हो गया है, अभी थोड़ा सा कम हुआ है क्योंकि फॉरेक्स जो है, जो बाहर से जो इन्वेस्ट करने आते थे वो लोग इंडिया के मार्केट से एग्जिट कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके कारण थोड़ा सा कम हुआ है, तो इसी कारण अभी हम लोग का करेंसी डिप्रिशिएट होके आपका 85 अभी 86 तक भी पहुंच गया था। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि अक्टूबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक का जो एक इंपॉर्टेंट यूपीआई 123 पे उसका जो नया जो प्री ट्रांजैक्शन लिमिट है वो कितना घोषित किया है, यानी कि 5,000, 7,500, 10,000 या 15,000। तो आरबीआई ने जो घोषित किया है कि यूपीआई 123 पे के थ्रू आप क्या कर सकते हो 10,000 तक भी भेज सकते हो, आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखें कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है उसने ग्लोबल फैमिली फार्मिंग फोरम लॉन्च किया है, ग्लोबल फैमिली फार्मिंग फोरम लॉन्च किया है, कौन सा संगठन, वर्ल्ड बैंक, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल फंड ऑफ एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट, या फिर बी और सी। तो इसका जो सही उत्तर है जो ग्लोबल फैमिली फार्मिंग जो फोरम है वो बी, फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो यूएन का इस इंपॉर्टेंट एजेंसी में से एक है, और इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ये दोनों मिलके ये शुरुआत किए हैं, आंसर क्या हो जाएगा डी।
अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि कौन सा संगठन है जो असमानता को नापने के लिए, इनइक्वलिटी को मेजर करने के लिए सूचकांक तैयार करते हैं, ठीक है ना। एक इनइक्वलिटी इंडेक्स, कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वलिटी इंडेक्स निकाले हैं। वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, नहीं, गलत है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये भी गलत है। ऑक्सफॉर्म और डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल, ये सही है। ये जो इनइक्वालिटीज है, जो असमानता है, उसको मापने के लिए ऑक्सफॉर्म और डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स निकाला है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है ऑल इंडिया रूरल फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्वे कंडक्ट किया है। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्वे, अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेश सर्वेक्षण, कौन सा संगठन ने शुरू किया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नहीं, गलत। नीति आयोग, गलत। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, गलत। ये क्या है? नबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नबार्ड ने अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेश सर्वेक्षण शुरू किया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में रेशम उत्पादन के बारे में, जो रेशम उत्पादन है, सिल्क प्रोडक्शन है, उसके बारे में गलत कथन क्या है? पहला, भारत दूसरा सबसे बड़ा रेशम उत्पादक है, बिल्कुल सही। जो वैश्विक उत्पादन का 42% योगदान देता है, ये सही है। दूसरा, कर्नाटका प्रोडक्शन में 32% भूमिका निभाता है, बिल्कुल सही है। भारत में अलग अलग प्रकार के जो रेशम है, ठीक है ना, मुलबेरी, एरी, टसर और मूंगा रेशम का उत्पादन किया जाता है। हाँ, 4 इंपॉर्टेंट टाइप के सिल्क है, उसका उत्पादन हम लोग करते हैं। सिल्क प्रोडक्शन जो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता है, नहीं, ये गलत हो जाएगा। ये टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, जो कि गलत है। हम एक शब्द सोचे हैं, भारत में हम सफर एक नीति कौन से मंत्रालय ने शुरू की है? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, पर्यटन मंत्रालय में। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। तो आपको बताना है जो हम सफर जो नीति है वो किसने स्टार्ट किया है? सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्रालय ने स्टार्ट किया है। आपका जो उसके मंत्री हैं नितिन गडकरी जी हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, जे मोह टनल जो सुरंग है वो न्यूज में था, और ये कहाँ पे स्थित है? कहाँ पे स्थित है बताना है आपको। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर या सिक्किम। तो बताना है कि जे मोह टनल ये कौन से राज्य में स्थित है। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? जम्मू और कश्मीर में। तो आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, जल ही अमृत जो कार्यक्रम है वो कौन से मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? जल शक्ति मंत्रालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, आवास और शहरी मामले के मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो जल ही अमृत जो है वो बहुत से शहर में पानी की कमी पड़ रही है, तो ये आवास और शहरी मामले के मंत्रालय ने किया है। तो सी हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न जो आपके न्यूज में भी है वो है ग्रीन वॉशिंग। तो ग्रीन वॉशिंग का क्या अर्थ है बताना है। बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा है, सरकार ने नियम भी ले बनाया है। तो ये क्या है? जेन्युइन एफर्ट बाय द कंपनी टू अडॉप्ट सस्टेनेबल प्रैक्टिस, नहीं है। मिसलीडिंग क्लेम बाय द कंपनीज अबाउट देयर इन्वायरमेंटल प्रैक्टिस, ये सही है कि मिसलीडिंग जो है एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, हर चीज क्या है ऑर्गेनिक है, ठीक है, और सेहत के लिए ऐसे है वैसे है, जो कि कई बार मिसलीडिंग है। तो वो जो प्रैक्टिस होता है मिसलीडिंग प्रैक्टिस को जो एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं उसको हम लोग ग्रीन वॉशिंग बोलते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा सही यहाँ पे। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट प्रकाशित करता है।
तो लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट कौन से संगठन प्रकाशित करता है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड वाइड फूड फंड फॉर नेचर, तीसरा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, चौथा ग्रीन पीस इंटरनेशनल। ठीक है, तो आपको बताना है लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट। तो लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट कौन? WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ये प्रकाशित करता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है वो 2024 में आया था, तो उसमें भारत का रैंक कितना है? तो भारत का रैंक कितना है? 95, 100, 105 या फिर 110। तो जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, ठीक है, वैश्विक भूख सूचकांक है, उसमें भारत का बहुत ही गंदा प्रदर्शन है, 105। ठीक है, वो 105वें नंबर पे है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न जो न्यूज में था, पीएम यशस्वी स्कीम है वो कौन से मंत्रालय इसको लागू कर रही है? पीएम यशस्वी, शिक्षा मंत्रालय, जो सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट मंत्रालय, ट्राइबल अफेयर है जनजातीय मामले के मंत्रालय, या कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। तो आपको बताना है पीएम यशस्वी योजना कौन से मंत्रालय द्वारा। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट मंत्रालय, सामाजिक न्याय जो मंत्रालय है वो पीएम यशस्वी लिखे आए हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे कि जो करतारपुर साहिब कॉरिडोर है वो कहाँ पे बिल्ड हुआ है? तो ये आपका करतारपुर साहिब जो है वो रावी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे ये कॉरिडोर बनाया गया है भारत और पाकिस्तान के बीच। ठीक है ना, भारत और पाकिस्तान के बीच। और ये जो कॉरिडोर है वो सिख समुदाय या फिर सिख हम लोग का संप्रदाय है उसके लिए एक डेडिकेट कॉरिडोर है जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में बनाया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि 2024 में निम्नलिखित में से किस भाषा को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा शास्त्रीय या फिर क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया गया है? अभी अक्टूबर में कुछ भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। उसमें से क्या है? एक मराठी है, दूसरा पाली है, तीसरा प्रकृति है। ठीक है, क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। ये पंजाबी को नहीं दिया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये पंजाबी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं जो कि अंतिम प्रश्न भी है। ये है भारत जैन प्रोग्राम। भारत जैन प्रोग्राम ठीक लॉन्च किया है सरकार ने, वो कौन से क्षेत्र से संबंधित है? नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के डेवलपमेंट के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट के लिए? नहीं, गलत है। स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए? नहीं, गलत है। एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी के लिए? नहीं, गलत है। ये क्या है कि जेनरेटिव एआई, ठीक, इसके लिए हम लोग ने भारत जैन प्रोग्राम लॉन्च किया है। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ने अक्टूबर का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कंप्लीट किया। जो भी फैक्चुअल और अवार्ड वाले क्वेश्चन हैं उसके लिए एक अलग पार्ट लेके आ जाएंगे। देखने के लिए थैंक यू। अगर अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।